तो तोमर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड बीजेपी पूरी तरह से चुनावी समर में कूद चुकी है। हरिद्वार और कुमाऊं से बीजेपी की संकल्प यात्रा की शुरुआत हो गई है। हरिद्वार में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गढ़वाल क्षेत्र के लिए संकल्प यात्रा के रथों को रवाना किया। हरिद्वार के पंतदीप मैदान में उत्तराखंड बीजेपी के सभी बड़े नेता जुटे। ये सभी रथ राज्य की 70 विधानसभाओं में जाएंगे और इस यात्रा के जरिए राज्य सरकार की 4 साल की उपलब्धियां और विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। हर विधानसभा में इन रथों पर सवार कर बीजेपी कार्यकर्ता लोगों से उनके सुझाव लेंगे और फिर बीजेपी अपने संकल्प पत्र को तैयार करेगी। तो ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ श्रीनिवास पंत जुड़े हुए हैं। सीधा रुख करेंगे श्रीनिवास पंत का। श्रीनिवास, बीजेपी यूं तो लगातार चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है, आए दिन दौरे रहते हैं, लेकिन आज विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत बीजेपी ने कर दी है और रथ यात्रा को रवाना किया। बिल्कुल ऋतु, आपको बताना चाहूंगा, विजय संकल्प यात्रा भारतीय जनता पार्टी का वो ब्रह्मास्त्र है जिसको कांग्रेस लगातार भेदने का काम करती आई है और कांग्रेस ये आरोप लगाती आई है कि मौजूदा सरकार ने विकास का कितना काम किया है। क्या 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने जनता को जो सब्ज बाग दिखाए थे, जो घोषणा पत्र जारी किया था, जो विजन डॉक्यूमेंट में वादे किए थे, उनको कितना पूरा किया? तो इसी को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड की 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 35 ऐसे रथों को रवाना किया है जिनमें कार्यकर्ता जाकर के विधानसभावार जाएंगे, जहां पर उन रथों का सम्मान किया जाएगा, स्वागत होगा, नुक्कड़ नाटक किए जाएंगे, छोटी छोटी सभाएं की जाएंगी। अलग अलग क्षेत्र में विधायक हैं, सांसद हैं, उन रथों के साथ जुड़ेंगे और जनता के बीच में जाकर के पिछले 5 साल में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या वादे किए थे और उन वादों को धरातल पर किस रूप में उतारा गया है, कितना फीसदी उतारा गया है, जनता को बताया जाएगा। जनता को यह बताया जाएगा जो चुनावी घोषणा पत्र 2017 का था उसको 100% पूरा कर लिया गया है या उसको कितना फीसदी पूरा किया गया है। और विकास की दुहाई देकर के विकास को एक बार फिर से पटरी पर लाने के लिए, विकास को आगे बढ़ाने के लिए विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। इस बात को आज विजय संकल्प यात्रा के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा उत्तराखंड में प्रचारित कर दिया है। इसके अलावा अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने कहा है कि विकास को बताने की आवश्यकता नहीं होती, विकास गिनाने की आवश्यकता नहीं होती। विकास जब किया जाता है तो अपने आप जनता उस विकास को महसूस करती है, उन विकासों में सहूलियत होती है, उनमें चकाचौंध होती है, उसमें आधुनिकता होती है, उसमें लोगों का जीवन सरल हो जाता है, महंगाई नियंत्रित होती है। उसको विकास के पैमाने में कांग्रेस ने तोला है। लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उसी घोषणा पत्र में किए गए वादों के आधार पर जनता के बीच में जाकर के अपनी जवाबदेही तय कर ली है। अब यह जनता डिसाइड करेगी क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र के तहत वादे किए थे वो धरातल पर उतरे हैं, और अगर उतरे हैं तो विकास के एजेंडे पर जनता का कितना समर्थन बीजेपी के कैंडिडेटों को या बीजेपी को सत्ता में काबिज कराने में कामयाब हो पाएगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। ऋतु, बिल्कुल श्रीनिवास, और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी की कहीं ना कहीं रणनीति ही है और इसी रणनीति के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है कि बिल्कुल जनता तक पहुंचना और जनता के साथ जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करना और जो जनता की मांग है उनको सुनना और अपने एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक उसका संवाद जनता के साथ स्थापित करना, तमाम जो रणनीति तय की जाती है वो कार्यकर्ता तक पहुंचाना, इन तमाम चक्रव्यूह को बनाकर बीजेपी इस बार कोशिश कर रही है कि 2022 के जो चुनाव है उसको भेदना है और वो सीट हासिल करनी है जिसको लेकर लड़ाई हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर श्रीनिवास ये, क्योंकि ये 35 रथ आपने बताए हैं कि ये विधानसभाओं में भेजे गए हैं, 70 विधानसभा है, इसके लिए क्या कोई समय सीमा भी तय की गई है कि तब तक पहुंच जाना है, तब तक सारी चीजें हो जाएंगी, संकल्प पत्र तैयार उसके बाद किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए, विजय रथों को विजय संकल्प यात्रा के जरिए रवाना किया गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रवाना किया है। कुछ रथ गढ़वाल के लिए निकले हैं, कुछ कुमाऊं के लिए निकले हैं। 4500 किलोमीटर की ये पूरी यात्रा है, यानी पूरे उत्तराखंड के 70 विधानसभा क्षेत्र का जो परिदृश्य होगा, इन एलईडी रथों के माध्यम से 4500 किलोमीटर की यात्रा पूरी की जाएगी और तकरीबन ये यात्रा जनवरी के स्टार्टिंग से पहले इसको खत्म कर लिया जाएगा। कुल मिलाकर के मकसद साफ है
कि कांग्रेस गाहे बगाहे कहती थी कि आपने जो वादे किए थे उन वादों का क्या हुआ, उन वादों में आपने भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कही थी, जीरो टॉलरेंस की बात कही थी, स्थायी राजधानी की बात कही थी, किसानों के कर्ज माफी की बात कही थी, लोकायुक्त बनाने की बात कही थी, तो उन वादों का क्या हुआ। इसी का पलटवार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्ट्रेटेजी तैयार की है कि कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने के बजाय जनता के दरवाजे पर जाना मुनासिब समझा और जनता के बीच में जाकर के क्या वादे किए थे, उन वादों का क्या हुआ, वो वादे पूरे हुए, और अगर पूरे हुए हैं वो वादे तो फिर विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी आम जनता से वोट मांगेगी और विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी इस बार 2022 विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। बिल्कुल श्रीनिवास, लेकिन देखिए अगर कार्यकाल की बात करें तो काफी ऐसे डिसीजंस भी रहे हैं सरकार के जिसको लेकर बैकफुट पर यहाँ उत्तराखंड सरकार रही। कांग्रेस के पास अगर बात करें, क्योंकि अगर उत्तराखंड की हम बात करते हैं तो कांग्रेस एक मुख्य विपक्ष के तौर पर खड़ी होती है और अन्य किसी पार्टी का कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी वहां पर चुनाव लड़ने पहुंची है या स्थानीय पार्टियों की अगर बात करें तो कांग्रेस की दावेदारी मजबूत बताई जा रही है। लेकिन जिस तरीके से आज ये विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई है, क्या कांग्रेस के अंदर बौखलाहट भी देखी जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से उसने कहा ये चीज कि जो विकास होता है वो दिख जाता है, उसको दिखाया नहीं जाता है। देखिए, इसको बौखलाहट तो नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जब एक पार्टी अपने को ग्राउंड पर उतारने के लिए लंबी फेरिस्त कामों की लेकर के ये जनता के किए गए जो वादे थे उनको पूरे करने की फेरिस्त लेकर आती है, तो वाकई में कार्यकर्ताओं के अंदर एक उत्साह होता है, आत्मविश्वास होता है और जनता को बताने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन वही चीज जब कोई सरकार या संगठन के लिहाज से जनता के वादे पूरे नहीं किए जाते हैं, तब कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में जाकर के यह बताने में कमी होती है कि यहां पर हम चूक गए, इसको नहीं कर पाए। आप कृषि कानूनों का जिक्र कर लीजिए। किसानों को कृषि कानून जो लागू किए गए थे उसको पहले भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता बड़े ऊर्जा के साथ लोगों को बताने का काम करते थे, समर्थन में रैलियां निकलती थी। देवस्थानम बोर्ड का हाल भी उत्तराखंड में यही था, समर्थन में लोग थे। लेकिन जब सरकार ने रोल बैक कर दिया तो कार्यकर्ताओं को वो बताने में थोड़ा कंजूसी होती है, उनको अपने शब्दों में हेर फेर करना पड़ता है। पहले जिस ऊर्जा के साथ बताते थे अब उस दूसरी ऊर्जा के साथ उन्हें बताना पड़ता है। तो इस तरीके की दुश्वारियां भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार के सामने रही हैं, चाहे वो देवस्थानम बोर्ड का मामला रहा हो या कृषि कानूनों का मामला रहा हो। किसानों को लेकर, तीर्थ पुरोहितों को लेकर सरकार को रोल बैक करना पड़ा है और संगठन के कार्यकर्ताओं को अपनी बातों को दूसरे तरीके से जनता के बीच में रखना पड़ा है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच में एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री की रैली होती है, पब्लिक आती है, प्रधानमंत्री उनको इमोशनल रूप से जोड़कर चले जाते हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आते हैं, वो लोगों के साथ सीधा कुर्बानी का रिश्ता उत्तराखंड से जोड़कर चले जाते हैं। तो यह जरूर कहा जा सकता है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर होने जा रही है। हालांकि प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा वक्त में है। कांग्रेस तो महज 11 से सिमट कर गई है, अगर बात करें तो, यानी दहाई पर मौजूद है। और ऐसे में क्योंकि अब लोग विकास की राजनीति चाहते हैं, लोग पुराने ढर्रे पर नहीं चाहते हैं, क्योंकि युवा प्रदेश है। उत्तराखंड को बने हुए 21 साल हो गए। 21 सालों में उत्तराखंड को क्या केवल ग्रीष्मकालीन राजधानी के नाम से ही छला जा सकता है? पहाड़ की स्थायी राजधानी नहीं होनी चाहिए। इन मुद्दों का समाधान चाहते हैं। पहाड़ में इंडस्ट्री चढ़े, पलायन रुके, रोजगार स्थापित हो सके, इनको लेकर के अब राजनीति चाहते हैं। और इसी को लेकर के चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इसी को मुद्दा बना करके, जहां कांग्रेस बेरोजगारी और महंगाई को मुद्दा बना रही है, पलायन को मुद्दा बना रही है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने द्वारा और भारत सरकार के सहयोग से किए गए विकास कार्यों का गुणगान करते हुए विकास को एजेंडा बना रही है। बिल्कुल। देखिए श्रीनिवास, हालांकि बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है किसी न किसी तरीके से, केंद्र से लेकर वहां तक के जितने भी मंत्री हैं वो भी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, लगातार जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर चुनौती देखें तो कितनी है बीजेपी की आगे? क्योंकि देखिए एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है, क्या वो भी देखा जा रहा है राज्य में? बिल्कुल, देखिए ये फर्क पड़ता है जब आप लंबे वक्त से शासन चलाते हैं, सरकार चलाते हैं। जाहिर सी बात है हर किसी की आप इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते और यही कारण है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हमेशा से हर वक्त के चुनाव में सत्तासीन दल के सामने होता है। लेकिन उसमें राजनीतिक जो स्ट्रेटजी होती है, विकास के काम होते हैं, असल में जो जिताऊ कैंडिडेट है उसमें कई सारे कारण काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि उनको अब की बार 60 के पार जो नारा दिया है वो बड़ी आसानी से पूरा हो जाएगा, ये कुछ पदाधिकारियों को, कुछ कार्यकर्ताओं को लगता होगा। लेकिन
लेकिन जो पार्टी के थिंक टैंक हैं उनको महसूस है कि इसके लिए उनको काफी चुनौतियां पार पानी होंगी, काफी कड़े फैसले लेने होंगे। कड़े फैसले इन द सेंस लेने होंगे कि कई मंत्रियों के या कई विधायकों के टिकट कट सकते हैं जो सिटिंग होंगे, लेकिन अगर वो सर्वे के आधार पर या पार्टी को लगता है कि या पार्टी के थिंक टैंकरों को लगता है कि ये इस बार जिताऊ कैंडिडेट नहीं हो सकते हैं, लिहाजा इनको टिकट मत दो, तो ऐसे में टिकट कटेगा तो कड़वाहट उसमें जाएगी, उनके फॉलोअर नाराज हो जाएंगे, या वो बागी बन जाएंगे, या वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, या दूसरे दल का दामन थामेंगे। तो ये कमोबेश ये स्थिति तमाम राजनीतिक दलों के सामने होती है। लेकिन सत्तारूढ़ जो दल होता है उसका टारगेट होता है कि अगर उसने विकास का काम किया है और उसके जितने भी विधायकों ने सदन में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जनता के मुद्दों पर जनता के साथ खड़े रहे हैं, तो उनको डरने की आवश्यकता नहीं होती। जनता एक बार फिर से उनको विधायक बनाती है। और भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे कई विधायक हैं जो लगातार 4-4 बार 5-5 बार जीतते हुए आ रहे हैं, और ऐसे में उनकी जीत किस प्रकार से आगे बढ़ पाएगी या उसको मेंटेन कर पाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जनता काफी जागरूक है। उत्तराखंड 21 साल का हो चुका है और 21 नए संकल्पों के आधार पर जनता इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए श्रीनिवास। तो उत्तराखंड बीजेपी की संकल्प यात्रा को लेकर कांग्रेस ने वार किया है। कांग्रेस का कहना है कि यदि सरकार ने काम किया होता तो उन्हें यात्रा के जरिए लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि विकास लोगों के सामने खुद ब खुद दिखता है और उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो योजनाएं और घोषणाएं भाजपा के प्रवक्ता या नेता बता रहे हैं वो सारी केंद्र पोषित योजनाएं हैं। चाहे वो ऑल वेदर रोड की बात कर रहे हो, चाहे वो नेशनल हाईवेज की बात कर रहे हो, ये तो केंद्र सरकार का को श्रेय जाता है। आपने राज्य सरकार ने या स्थानीय नेतृत्व ने यहां पर बेरोजगारी के लिए क्या किया, महंगाई के लिए क्या किया, महिला सुरक्षा के लिए क्या किया, कृषि के क्षेत्र में क्या किया, पलायन के क्षेत्र में क्या किया, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में क्या किया, ये राज्य सरकार से जब सवाल पूछा जाए तो वो किंकर्तव्य विमूढ़ की हालत में है। और 3 मुख्यमंत्री बदलकर जो विकास के पहिए को बार बार जाम करने का इन्होंने प्रयास किया, उसका जवाब भी इनको अपनी 70 की 70 विधानसभाओं में जो ये यात्राएं निकाल रहे हैं उसका जवाब भी इन्हें तैयार रखना चाहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। बहू, मैं जरा मुन्ने का जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए जा रहा हूँ, शाम तक आऊँगा। पर पापा, ये तो हम अपनी सरकार पोर्टल पर जाकर घर बैठे ही बना सकते हैं, आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। जब सेवा का सबको ही लाभ मिले, चेहरे पे एक भीनी मुस्कान खिले। जब सेवा का पूरा लाभ मिले, चेहरे पे तब मुस्कान खिले। हर जन सुविधाओं में लेती जहाँ जनता पूरा भाग। अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ, अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ, अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ। चाहे आवेदन करना है या कोई फॉर्म भरना है, अपनी सरकार पे जाना है, बस इतना सा ही करना है, बस इतना सा ही करना है। अब हर मुश्किल आसान हुई जो कल तक था एक ख्वाब। अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ, अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ। उत्तराखंड सरकार के रंग ला रहे प्रयास, अपनी सरकार पोर्टल से जनता का हो रहा विकास। अगर आपके या किसी अन्य महिला के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, सोशल मीडिया या फोन कॉल पर परेशान करता है, किसी भी तरह से उत्पीड़न करता है, तो इसे अनदेखा न करें। विमेन पावर लाइन उत्तर प्रदेश 1090 पर कॉल करें। मोबाइल हाथ में 1090 साथ में। घरेलू हिंसा के मामले में 1090 आपको ऑनलाइन काउंसलिंग की सहायता प्रदान करता है। ये है टीम सिलाई मित्र। टेलर तो मोहल्ले पड़ोस में गली में ही होते हैं, कोई आपके ऐप पे क्यों आएगा? मतलब Our team has done market survey. Out of 600 people, there were 38% people saying that they don't find any tailor in 1 kilometer of the distance. तो सर, हम जब ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको घर बैठे टेलरिंग सर्विस मिल रही है, तो कोई क्यों नहीं आएगा? ग्रेट।
ऑल द बेस्ट। Thank you so much, sir. और अब आपके सामने आ रही है टीम टैप एंड ड्रॉ। We would want to help you in spreading the word and also place an order with you all around 100 paintings. Would you be able to even do it? Ma'am, even if you give us even more orders, we would be able to do that also. Ma'am, we have other artists with us who are ready to work with us. Okay, perfect. So 100 orders stored for now. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब मिलते हैं मिस्टिक डेट्स से। मिस्टिक डेट्स क्या है? ये एक हेल्दी बेवरेज पाउडर है जो कि डेट सीड से बना है और ये कॉफी का सब्स्टिट्यूट है। और सर सबसे बड़ी खास बात ये है इसमें कि ये कैफीन फ्री है। पी के देखिए हम। स्मेल्स लाइक कॉफी। यस। वाओ। सो मेरे को कॉफी पीने का बहुत शौक है एंड आई कांट टेल द डिफरेंस। वाओ। वेरी वेरी गुड। रियली अप्रिशिएट दिस। बिजनेस ब्लास्टर्स के इस एपिसोड में इन्वेस्टर्स का कितना इन्वेस्टमेंट मिलेगा इन तीनों टीम्स को, देखिए इस रविवार शाम 7 बजे। – 2017 से पहले मारा जाता था गरीबों का हक। 2017 के बाद पीएम आवास के जरिए मिली पक्की छत। फर्क साफ है। 2017 से पहले भूमाफिया रहते थे मौज में, 2017 के बाद रहते हैं जेल में। फर्क साफ है। 2017 से पहले आस्था का होता था अपमान, 2017 के बाद उसे मिल रहा उचित सम्मान। फर्क साफ है। 2017 से पहले रंगदारी के कारण करना पड़ता था पलायन, 2017 के बाद सुरक्षित माहौल में हो रही घर वापसी। फर्क साफ है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। उत्तराखंड कांग्रेस देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत के गांव से वीरग्राम परिक्रमा यात्रा का भी शुभारंभ करने जा रही है, जिसके लिए कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस की वीरग्राम परिक्रमा यात्रा पर सीएम धामी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वालों को चुनाव के दौरान सैनिकों की याद आई है। इस यात्रा से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होने वाला। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो सैनिकों का सम्मान हुआ है, सेना का मनोबल बढ़ा है और आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक जिस प्रकार से चाहे सैनिकों के सामान खरीदने की बात हो, उनके बूथ खरीदने की बात हो या सेना को खुली छूट देने की बात हो, ये स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है। और अब चुनावों के समय में ऐसी पार्टी जिनका आप नाम ले रहे हैं, जो सर्जिकल स्ट्राइक का जो है लोगों से सेना से हिसाब मांगते थे, उसका सबूत मांगते थे। सेना हमारे जनरल रावत को जो गली का गुंडा कहते थे, जो हमारे स्वाभिमान है, तो आप उनके बारे में स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि आप चुनाव के समय में राजनीति के लिए उनके बड़े बड़े चित्रों का भी लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो आप सब लोगों के सामने स्पष्ट है, हमारी सरकार की और हमारी पार्टी की हमेशा से सैनिकों की सम्मान की नीति रही है। वो हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान है। हमारी सेना हमेशा सशक्त रही है, हमेशा जो है सेना ने अच्छा काम किया है, हमेशा हमारी सेना दुनिया की सबसे अच्छी सेनाओं में से एक है। तो उत्तराखंड कांग्रेस ने धामी सरकार पर अवैध खनन में लिप्त होने का आरोप लगाया है और इसी के खिलाफ कांग्रेस ने आज सभी जिला मुख्यालयों पर राज्य सरकार का पुतला दहन किया। देहरादून में कांग्रेस महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में अवैध खनन का कारोबार फल फूल रहा है, लेकिन धामी सरकार सोई हुई है। उन्होंने कहा कि खनन माफियाओं को धामी सरकार की शह मिली है, इसलिए वो बेखौफ होकर अवैध खनन कर रहे हैं। पार्टी भी सरकार है, वो लगातार खनन माफियाओं के हाथ में खेल रही है और कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक इस बात को उठाती रही है कि लगातार जो आपका खनन हो रहा है, उस खनन से आम जनमानस को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं पुल क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, कहीं पुस्तकें गिर रहे हैं, उसको लेकर सरकार कहीं नहीं चेत रही है। लेकिन सिर्फ खनन के जो उनके सहयोगी साथी हैं, उन्हें लाभ देने के लिए लगातार गलत नीतियां वो बनाती जा रही है, जिसकी वजह से उत्तराखंड राज्य को राजस्व की भी हानि हो रही है और आम जनमानस के जनमाल की भी हानि हो रही है। तो बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य 20 और 21 दिसंबर को देहरादून में होने वाले युवा संवाद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इस बात की जानकारी उत्तराखंड बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष कुंदन लटवाल ने दी। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक है, ऐसे में युवा कार्यकर्ताओं को चुनाव में किस तरह से जाना है, इसके लिए युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य दिशा निर्देश देंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान वो एक प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में होने वाली गंगा आरती में भी वो शिरकत करेंगे। सबसे कम उम्र के जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या जी हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
उनका उत्तराखंड का 2 दिन का प्रवास उत्तराखंड में होना है, जिसमें उनकी सांगठनिक बैठक रहेगी रोड शो के माध्यम से और सांगठनिक बैठकों के माध्यम से, और उसके बाद शाम को यूथ कैन लीड के माध्यम से वो यहाँ के जो प्रोफेशनल लोग हैं, अपने अपने फील्ड के जो हीरो हैं, उनसे जुड़ने का काम करेंगे। दूसरे दिन टपकेश्वर महादेव दर्शन के साथ 2000 से ज़्यादा युवक युवतियों के साथ युवा संवाद के माध्यम से जुड़ेंगे, और उसके बाद डोईवाला में 2000 नए मतदाताओं को जोड़ने का काम हमारे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा, युवा सांसद के द्वारा 2 दिन के अपने इस प्रवास में रहेगा। साथ ही जब उत्तराखंड देवभूमि है और धर्मनगरी है, तो ऋषिकेश में उनके द्वारा परमार्थ निकेतन में उनकी गंगा आरती भी रहेगी। तो देहरादून के परेड ग्राउंड में उत्तराखंड सचिवालय बैडमिंटन क्लब ने अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया। सीएम धामी ने इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और ये प्रतियोगिता राज्य आंदोलनकारी और सचिवालय संघ के पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्गीय संदीप मोहन चमोला की स्मृति में आयोजित की जा रही है। इस मौके पर सीएम धामी ने स्वर्गीय चमोला के फोटो पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए और सीएम धामी ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। अंतर विभागीय जो बैडमिंटन प्रतियोगिता हो रही है, प्रदीप चमोली के नाम से। चमोली हमारे बहुत ही एक अच्छे अधिकारी भी थे, एक अच्छे उससे पहले कार्यकर्ता भी थे, सभी लोग उनको बड़ा मानते हैं और हम बड़ा बेटा भावपूर्ण स्मरण भी कर रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ भी प्रदीप चमोली का बहुत पुराना रिश्ता था। हम साथ साथ में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में एक साथ काम करते थे, तो निश्चित रूप से आज हम उनको स्मरण भी करते हैं, अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। साथ ही इस प्रकार के कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। निश्चित रूप से खिलाड़ियों को अंतर विभागीय सभी एक दूसरे से मिलने का सबको ये अवसर प्रदान होता है और इससे हमारी प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर मिलता है। मैं अपनी सभी को शुभकामनाएं देता हूं। फिलहाल बुलेटिन में अभी बस इतना ही, लेकिन सारा समय पर